नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसमें से आज हमने दिसंबर माह का जो अंक है उसको उठाया है। इस मैगजीन में अक्टूबर माह के समसामयिक मुद्दों का संकलन है। तो इसके पहले हम इसी मैगजीन से आपके लिए राष्ट्रीय परिदृश्य का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अक्टूबर माह के राष्ट्रीय परिदृश्य दिए गए हैं। अब आज हम उसी क्रम में जो है सार्वजनिक नीति के नाम से जो इसमें सेक्शन दिया है उसके वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के जो परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके पास समय समय पर आते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जो सार्वजनिक नीति में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है दिव्यांगजन संशोधन अधिनियम। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियमावली 2024 को अधिसूचित किया गया। इस नियमावली के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने और उसे जारी करने के लिए बदलाव किया गया है। इन नियमों के तहत विकलांग व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र का प्रमाण, एक फोटो जो 6 महीने से अधिक पुरानी न हो तथा आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त करने पर कार्रवाई करने के लिए केवल चिकित्सा अधिकारियों को ही सक्षम माना गया है। साथ ही प्रत्येक आवेदन पर कार्रवाई करने वाले समय को 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। अर्थात कोई व्यक्ति विकलांग है कि नहीं, इस बात का डिसीजन लेने के लिए 1 महीने से समय बढ़ा के 3 महीने कर दिया गया है। संशोधित नियमों में नियम 18 में एक खंड यह भी है कि यदि संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी 2 साल से अधिक समय तक किसी आवेदन पर निर्णय लेने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को समाप्त या निष्क्रिय होने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आवेदन को पुनः सक्रिय करने के लिए उसे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें नए रंग के यूआईडी कार्ड इशू किए जाएंगे। जो विकलांगता 40% से कम होगी तो श्वेत कार्ड होगा अर्थात व्हाइट कार्ड होगा, 40 से 80% के बीच होगी तो येलो कार्ड होगा, और अगर 80% से अधिक विकलांगता है तो ब्लू कलर का कार्ड इशू किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों की अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विकलांग तब माना जाता है जब उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता हो। इस अधिनियम में 21 श्रेणियों को मान्यता दी गई है, अर्थात विकलांगता की 21 श्रेणियों को इस अधिनियम में बताया गया है। अधिनियम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सहित जीवन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार अधिनियम। खान मंत्रालय ने भारत में पहला अपतटीय खनिज नीलामी का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों की खोज और उत्पादन को विनियमित करना है। ये नियम अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण, उत्पादन के परिचालन का अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 के तहत आते हैं। ये अपतटीय खनन है क्या? गहरे समुद्र तल में अर्थात महासागर में 200 मीटर नीचे से खनिज भंडार निकालने की प्रक्रिया को अपतटीय खनन कहते हैं। इस खनन प्रक्रिया से जो स्थलीय भंडार हैं उसमें कमी आने पर धातुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलती है और देश की खनिज आयात पर निर्भरता भी कम होती है। इसमें रेत, चूना, मिट्टी, पॉलीमेटालिक न्यूडल्स ये सब शामिल हैं। इसमें क्या शामिल नहीं है? खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन और निर्दिष्ट परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों का उत्खनन जो है अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। इसमें 10 वर्ष के बाद पट्टा समर्पण का प्रावधान किया गया है, मतलब 10 वर्ष के लिए पट्टा मिल जाएगा। इस नियमों में आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों के लिए परिचालन अधिकारों में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रीन वॉशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यावरण के प्रति
प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन वॉशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों पर रोकथाम के लिए विनिमय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मतलब ये है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो ग्राहकों के मध्य ये प्रचार प्रसार करती हैं कि जो हमारा उत्पाद है वो पर्यावरण अनुकूल है या किसी ऐसे प्रोसेस से तैयार किया गया है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो जो जानकारी होती है वो भ्रामक होती है। उसका उत्पादन भी उसी प्रोसेस से किया गया है जिससे अन्य किए गए हैं। कभी कभी तो कंपनी इस तरह के भी विज्ञापन कर देती है। मुझे याद है कि मैंने कोई किसी कंपनी का विज्ञापन देखा था, उसमें देखा था कि अगर आप इस कॉपी को खरीदेंगे तो इसमें से 2 रुपए जो है उसमें से आपके खरीदे हुए मूल्य में से 2 रुपए इस पर्यावरण और इस एनजीओ को चले जाएंगे, जबकि कॉपी के निर्माण में पर्यावरण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा सकता और ना ही रखा जा सकता है, क्योंकि पेड़ों के कटने के बाद ही कॉपी का जो पेज है वो बन के आता है। इसलिए उसे पर्यावरण के अनुकूल कहना तो बिल्कुल भी गलत है। तो इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य ऐसे सत्यनिष्ठ व्यवहार को बढ़ावा देना है जिससे पर्यावरण में जुड़े मामलों पर किए गए दावे सही और सार्थक हों, अर्थात भ्रामक दावे न किए जाएं और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़े और दीर्घकालिक व्यावसायिक आचार व्यवहार को प्रोत्साहन मिले। हरित उत्पादक के भ्रामक विज्ञापनों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर ये दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, क्योंकि केवल अच्छे इरादे वाले उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं बल्कि व्यापक पर्यावरणीय प्रयासों से भी ध्यान भटकाते हैं। वास्तव में इनके कहे में वो लोग आते हैं जो उपभोक्ता वास्तव में पर्यावरण पे सीरियस हैं। दिशा निर्देशों में ग्रीन वॉशिंग को किसी भी भ्रामक या गुमराह करने वाली प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रासंगिक जानकारी को छिपाना, छोड़ देकर, बढ़ा चढ़ाकर बताना, अस्पष्ट कहना, झूठा या अप्रमाणित पर्यावरणीय दावे करना, ये सभी शामिल है। निर्माता और सेवा प्रदाताओं के अपने पर्यावरण संबंधी दावों विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करना आवश्यक है। ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली और डाटा के बारे में विस्तृत जानकारी भी देना होगा। अगर कोई पर्यावरणीय अनुकूल जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है तो उसको पूरा साबित करके बताना पड़ेगा। पर्याप्त सटीक और सुलभ प्रमाण के बिना पर्यावरण अनुकूल, हरित, टिकाऊ जैसे सामान्य शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे दावों के समर्थन में प्रयुक्त कार्यप्रणाली और आंकड़ों पर विस्तृत जानकारी देना पड़ेगा। किसी भी उत्पादन हेतु आकांक्षात्मक भविष्योन्मुखी दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब स्पष्ट कार्यान्वयन योग्य योजनाएं विकसित कर ली गई हों जिनमें बताया गया है कि उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। मसौदा राष्ट्रीय खेल नीति 2024 अगला इशू है। मसौदा राष्ट्रीय खेल नीति 2024 3 अक्टूबर 24 को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा जारी किया गया है। ये विश्व के सबसे युवा देशों में एक होने के नाते भारत में वैश्विक युवा आबादी का 5वां जो हिस्सा है वो भारत में रहता है और भारत के राष्ट्रीय विकास के उत्प्रेरक के रूप में खेलों का लाभ उठाने की जरूरत है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 खेलो इंडिया स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी पिछली पहलों पर आधारित होगी। मौजूदा 200 दशकों से भी अधिक समय पहले तैयार की गई थी। इसी पर यह नई खेल नीति आएगी। एक देश में एक नई व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे खेल के क्षेत्र में नवीनतम विकास को शामिल किया जा सके और वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके अलावा एक मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जनता और हितधारकों से टिप्पणियां सुझाव आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का मसौदा जारी कर दिया है। इनकी विशेषता यह है कि भारतीय खेल नियामक बोर्ड की स्थापना जो राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता दे, शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। और क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप शासन संरचना हो। यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए एक शासन संरचना का प्रस्ताव करता है। किसका? जो नियामक बोर्ड है।
इसके अतिरिक्त एक एथलीट आयोग की स्थापना होगी। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और सभी राष्ट्रीय खेल संघों के एथलीट आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता है। और कार्यकारी समितियों में एथलीट प्रतिनिधित्व अर्थात जो समितियां बने उनमें खिलाड़ी भी शामिल हों। एनओसी, एनपीसी, एनएसएफ की आम सभा में मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 10% उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी हों जिन्हें एथलीट आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाए। इसके अलावा अपीलीय खेल न्यायाधिकरण बनाया जाए। एक समर्पित अपीलीय खेल न्यायाधिकरण भारत में खेल से संबंधित सभी विवादों को हल करेगा। सिविल अदालतों पर निर्भरता कम होगी और केसेस का जो है जल्दी निपटान होगा। राष्ट्रीय नाम और प्रतीक चिन्ह के उपयोग पर प्रतिबंध। केवल मान्यता प्राप्त खेल संगठन ही भारतीय ध्वज और राष्ट्रीय नाम का उपयोग करने की अनुमति होगी और इसका उल्लंघन करने पर कारावास की सजा 1 साल या 10 लाख रुपए या दोनों तक जो है ये सजा दी जा सकती है। कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति में वृद्धि। आइए देखते हैं फोर्टिफाइड चावल क्या है। 9 अक्टूबर 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से 28 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य एनीमिया तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। फोर्टिफाइड चावल की यह पहल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की खाद्य सब्सिडी के हिस्से रूप में भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र के पहल के रूप में जारी रहेगी। चावल के फोर्टिफिकेशन में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI जो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार फोर्टिफाइड चावल के दानों जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं को सामान्य चावल के साथ मिलाया जाता है। फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या है? चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन, खनिज को मिलाना ताकि उनकी पोषण गुणवत्ता में सुधार हो। एनीमिया एवं सूक्ष्म कुपोषण से निपटने के लिए फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी तरीका है क्योंकि यह भारत की 65% आबादी का मुख्य भोजन है चावल। तो चावल में अगर हम फोर्टिफिकेशन करेंगे तो हमको इसका लाभ तुरंत मिलने लगेगा और बहुत बड़ी जनता को इसका लाभ मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है डिजिटल रेडियो प्रसारण पर ट्राई का परामर्श। जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई है उसने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने से संबंधित एक परामर्श पत्र जारी किया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो मध्यम लघु तरंग FM बैंड में रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि निजी क्षेत्र के रेडियो प्रसारक केवल FM फ्रीक्वेंसी बैंड 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और डिजिटल रेडियो प्रसारण के तहत ऑडियो और वीडियो संकेतों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए मॉड्यूलेशन नाम की प्रक्रिया का उपयोग होता है जिसे वायु के तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जा सके। इस बात पर जोर दिया गया है कि डिजिटल रेडियो प्रसारण एनालॉग रेडियो सेवाओं की तुलना में अनेक लाभ प्रदान करेगा। इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी पर 3 से 4 चैनलों एक साथ प्रसारित किया जाएगा जबकि जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी होती है, एनालॉग प्रसारण होता है उसमें एक फ्रीक्वेंसी पे केवल एक चैनल ही चलता है। 26 सितंबर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इको मार्क नियम 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण पर कम असर डालने वाले उत्पादों की मांग में बढ़ावा देना है। इस नियम के तहत इको मार्क लेबलिंग प्रणाली के जरिए खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक जैसी श्रेणियों में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अनुसार इको मार्क ऐसे उत्पाद को दिया जा सकता है जिसके पास BIS से लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाण पत्र या केंद्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का अधिदेश है जो नियमों की पहली अनुसूची के तहत निर्दिष्ट इको नाम प्रदान करने के मापदंडों को पूरा करता है। इसमें 17 व्यापक श्रेणियां हैं जिनमें ये इको मार्क दिया जाएगा। कोई भी उत्पाद इको मार्क के लिए योग्य हो सकता है
यदि वह अपशिष्ट और पर्यावरणीय उत्सर्जन के उत्पादन को कम या समाप्त करने के लिए प्रदूषण को कम करता है, या रिसाइकलिंग करता है, या रिसाइकिल चीजों का उपयोग करता है, या रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग को कम करता है और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग ज्यादा करता है। इन सभी बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट को इको मार्क जो है दिया जा सकता है। तो मित्रों, जो सार्वजनिक नीति वाला सेक्शन था उसमें बस इतना ही था। अब आगे हम कल एक और कोई नया सेक्शन इसका लेकर के आएंगे। तो मित्रों, चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से वीडियो आ रहे हैं इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है। धन्यवाद मित्रों।